आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम एक दिलचस्प टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय संसद और भारतीय न्यायपालिका के बीच एक मतभेद हमेशा बना रहता है। उसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात जो टॉपिक आज हमारे पास है वो टॉपिक ये कहता है कि क्या संसद के पास असीमित अधिकार हैं या संसद भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इससे जुड़े हुए कहीं जो वाद हैं उन वादों के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो मुख्य जो प्रश्न आज हमारे पास है कि क्या संसद के पास असीमित अधिकार है, संसद भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है, यानी सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है या फिर नकारात्मक परिवर्तन कर सकती है, और उसकी जो असीमित पावर है उस असीमित पावर के बारे में पढ़ने जाएंगे कि क्या उसके पास वास्तव में असीमित पावर है, क्या संसद की जो असीमित पावर है या संसद की जो पावर है उसको रोकने का जो अधिकार है क्या न्यायालय के पास है और क्या न्यायालय किस तरीके से उसे रोकने का प्रयास करता है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे और इसी प्रश्न को समझने के लिए पहले हमें फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार को समझना पड़ेगा। और मौलिक अधिकार यानी व्यक्ति को मिलने वाले जो मूलभूत अधिकार हैं, हम भारत के जो नागरिक हैं इन्हें कुछ हमें भारत के संविधान के द्वारा कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं या हमें प्राप्त हैं। उन्हीं में से एक मूलभूत अधिकार है अनुच्छेद 13। यानी अनुच्छेद 13 डायरेक्ट तो मौलिक अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि मौलिक अधिकार की जो स्टार्टिंग होती है वो आर्टिकल 14 से होती है, जहाँ पर हम समानता के अधिकार को देखते हैं। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद है जिसे हम अनुच्छेद 13 कहते हैं। तो अनुच्छेद 13 की भी अगर हम खंड की बात करें तो उसका जो खंड सेकंड है वो ही कहता है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता है जो भाग 3 को निरस्त करे या उसे निलंबित करे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिकल का खंड ये कहता है, आर्टिकल 13 का सेकंड ये कहता है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या फिर मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो। तो यहाँ पर हमारे लिए समझने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है जो हमेशा विवाद का कारण बना रहता है, यहाँ पर जो विधि शब्द है वो हमेशा विवाद का कारण बना रहता है। तो राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा। तो इस विधि के अंतर्गत संविधान जब बना था उस समय तो इस पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन समय दर समय इस पर जरूर विवाद उठा है कि इस विधि क्या के अंतर्गत, क्या 368 के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन होता है, जो संशोधन की जो विधि है, क्या वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत शामिल है या आर्टिकल 13 का क्या वो उल्लंघन करती है या फिर नहीं करती। यही एक बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। और संविधान निर्माताओं के सामने तो नहीं, लेकिन बाद में जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चैलेंज बना रहा और ये इस चैलेंज के निराकरण के लिए बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहीं वाद आए हैं उन वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। फिर मैं इसे दोहरा देता हूँ। आर्टिकल जो 13 है उसका खंड सेकंड ये कहता है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। लेकिन 368 के द्वारा हम ये मानते हैं कि संविधान संशोधन की जो पावर है वो संसद के पास है और संसद संविधान में संशोधन करती है। तो संविधान में संशोधन का मतलब क्या केवल संविधान के किसी हिस्से में संशोधन कर सकती है पार्लियामेंट, या पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। अगर पूरे हिस्से में संशोधन कर सकती है तो स्वाभाविक है कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। और अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है तो संशोधन की वो जो विधि है क्या वो आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं करती है। यही एक विवाद का कारण बना रहा है। अर्थात अगर 368 के द्वारा संविधान में संशोधन होता है और वो संशोधन अगर मौलिक अधिकारों से जुड़ा है तो स्वाभाविक है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो गया है, जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन आ गया है। जबकि आर्टिकल 13 का सेकंड ये कहता है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिस विधि के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। अर्थात इन दोनों में जरूर विरोधाभास दिखता है। आर्टिकल 13 का सेकंड ये कहता है कि आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर दे रहा है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकता है, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों न हो। और यही एक विवाद का सबसे बड़ा कारण बना रहा। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के सामने कई समस्याएं थीं। उन समस्याओं में एक समस्या भूमि को लेकर भी थी।
यानी जब सरकारों को डेवलपमेंट का काम करना था, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो रही हैं और विकास की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर थी, तो स्वाभाविक है सरकारों को निर्माण कार्य करने थे, नए नए कारखानों का निर्माण करना था, अस्पतालों का निर्माण करना था, यानी आप ये कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करना था। तो ऐसी स्थिति में जमीन की आवश्यकता या भूमि की आवश्यकता सरकारों को पड़ रही थी। और इस समय जैसे कि हमें पता है कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति ले तो ऐसे में व्यक्ति न्यायालय चले जाता था, सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटा सकता था आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट का जो दरवाजा है 226 के अंतर्गत वो खटखटा सकता था, यानी वो हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का सवाल अगर उठता है तो ऐसी स्थिति में जब सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण का मामला स्टार्ट हुआ, जमीनों को लेने का जो प्रोविजन था, भू सुधार जो अधिनियम है वो बनाने स्टार्ट हुए, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही सरकार ने भूमि सुधार से जुड़े हुए अधिनियम पारित करने स्टार्ट किए तो स्वाभाविक यहाँ विरोधाभास स्टार्ट होने शुरू हो गया, क्योंकि भूमि व्यक्ति की संपत्ति है और संपत्ति इस समय मौलिक अधिकार था। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि सरकारों के सामने चुनौती थी, सरकार ने जमीन लेनी स्टार्ट की और जिन व्यक्तियों की ज़मीनें सरकार ने लेनी प्रारंभ की वो व्यक्ति न्यायालय के पास चले गए, न्यायालय के शरण में चले गए। और ऐसी स्थिति में सरकारों के बीच और न्यायालय के बीच एक अंतर्द्वंद बना रहा, एक द्वंद्व की स्थिति हमेशा बनी रही, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण उसको करना है या रक्षण उसको करना है, और जबकि सरकारों को यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करना था। तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार, उस समय जो तात्कालिक सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार है, उन सरकारों या उस समय की जो तात्कालिक सरकार को लगा कि ये एक हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में ही क्यों न संविधान संशोधन किया जाए। और इस तरीके से संविधान में 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें भूमि से जुड़े हुए मामलों को रखा गया था। यानी अगर किसी व्यक्ति की जमीन लेती है तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की जमीन ली जाती है और नेशनल अगर इंटरेस्ट है तो व्यक्ति न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं देगा कि उसकी संपत्ति ली जा रही है, उसका मौलिक अधिकार है। तो सरकार ने अपने गले से इसे, जो सरकार के गले पर जो ये बात आ रही थी, सरकार के सामने जो समस्या आ रही थी, इसके निराकरण के लिए भले ही संविधान में संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी कि 9वीं अनुसूची को लेकर व्यक्ति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, अर्थात न्यायालय में ये विवाद का कारण या वाद का कारण नहीं बनेगा। तो इस तरीके से एक तरफ सरकार ने संविधान संशोधन किया तो दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों की जमीनें ली जा रही थी वो व्यक्ति भी न्यायालय के सामने। और पहला जो विवाद आया वो 1951 में आया, जिसे हम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विवाद कहते हैं। तो भारत संघ के खिलाफ शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका मुकदमा आता है और उन्होंने चुनौती दी कि जो संविधान संशोधन किया गया है, पहला नंबर का जो संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत भूमि सुधार की बात की गई है, व्यक्ति की जमीन ली जा रही है, तो स्वाभाविक है कि ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। कि संपत्ति का अधिकार के उस समय अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 31 आर्टिकल के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था तथा आर्टिकल जो 19 है उसमें भी संपत्ति की बात की गई थी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी मंथन किया और मंथन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि संविधान में जो संशोधन, पहला नंबर का जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 13 के खंड सेकंड का उल्लंघन नहीं करता है। यानी आर्टिकल 13 का जो सेकंड है उसमें जरूर ये लिखा है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 13 का सेकंड सामान्य विधि की बात करता है, यानी संविधान संशोधन की बात नहीं करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपने निर्णय में ये कह रहा है कि आर्टिकल 13 का जो सेकंड है उसमें जिस विधि की बात की गई है वो सामान्य विधि है और संविधान संशोधन की जो विधि है वो सामान्य विधि के अंतर्गत नहीं आती है। अर्थात अगर संविधान संशोधन होता है, वो किसी संविधान के किसी भी हिस्से में अगर संविधान संशोधन है तो उस विधि को आर्टिकल 13 के सेकंड की विधि नहीं माना जाएगा। अर्थात व्यक्ति अगर न्यायालय में चुनौती पेश करता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि संविधान संशोधन की जो विधि है वो आर्टिकल 13 के सेकंड के अंतर्गत की विधि नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 के सेकंड में जिस विधि की बात की गई है वो सामान्य विधि है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि
शंकरी प्रसाद बनाम वाले केस में, क्योंकि आगे आने वाले जो केस हैं उसमें भले ही सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदलता है, लेकिन इस वाले केस में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 13 के सेकंड में जिस विधि की बात की गई है वो सामान्य विधि है, यानी संविधान संशोधन वाली विधि नहीं है। अर्थात इससे एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी, अगर सरकार संविधान संशोधन करती है या संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन करती है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या फिर कुछ और ही अधिकार क्यों न हो, तो वो न्यायालय में उस चीज़ को लेकर न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि वो संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत हो रहा है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं, शंकरी प्रसाद बनाम वाले केस में शंकरी प्रसाद जी के खिलाफ ही जजमेंट आता है और सरकार के पक्ष में ही जजमेंट रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार को लगता है कि सरकार सुरक्षित है और सरकार ने फिर जमीन जो अधिग्रहण है वो लगातार स्टार्ट करे। तो इस तरीके से सरकार लगातार अब जमीनें ले रही, क्योंकि सरकार को यहाँ पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ बना हुआ है। इस तरीके से फिर एक और केस आता है, जिस केस को हम सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस कहते हैं। ये केस 1965 का है। तो इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बात आती है कि क्या न्यायालय आर्टिकल 13 के अंतर्गत 13 के सेकंड पर विचार करेगा, या जो संविधान संशोधन सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, या जो भूमि जो अधिग्रहण किया जा रहा है वो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना जाए। ऐसे मामले सज्जन सिंह वाले केस में आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में भी ये कहा कि उसका जो निर्णय है वो पूर्ववत रहेगा और जो पूर्व में दिया गया निर्णय है वो उचित है। आगे चलकर फिर एक केस बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहता है, जिस केस को हम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस कहते हैं, और ये केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट में आता है। और ये पहला ऐसा केस है जिसमें एक बहुत बड़ी बेंच बनती है, और वो 11 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी। तो अगर हम गोलकनाथ जी की बात करें तो ये गोलकनाथ दो हैं, हेनरी और विलियम्स नाम के दो भाई हैं, और इनका जो संबंध है ये जालंधर पंजाब से है। तो जालंधर पंजाब के रहने वाले हेनरी और विलियम गोलकनाथ हैं। इनके पास लगभग, अगर हम इस कहानी में पीछे जाएं, गोलकनाथ के बारे में देखें, तो इनके पास लगभग 500 एकड़ की ज़मीन थी। और 1953 में पंजाब सरकार के द्वारा लैंड रिफॉर्म के बिल लाए गए थे, और उस लैंड रिफॉर्म के बिल में ये कहा गया था कि जो ये गोलकनाथ दो भाई है, हेनरी और विलियम्स हैं, ये अपने पास 30-30 एकड़ ज़मीन रख सकते हैं। बाकी इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कुछ ज़मीन दे दी जाएगी, और बाकी ज़मीन सरकार अधिग्रहण कर लेगी। तो इस तरीके से इनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन ली जा रही है, और इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। पंजाब सरकार का एक्ट था 1953 का, उसके अंतर्गत पंजाब सरकार उनसे ज़मीन ले रही थी। तो इस तरीके से इनका मामला हाई कोर्ट पंजाब में आता है, यानी चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, और जिसमें हरियाणा का भी आता है, चंडीगढ़ का है, पंजाब का है, इस हाई कोर्ट में ये मामला आता है। और आगे चलकर 1967 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, और इस सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनने के लिए उस समय के सबसे बड़ी जो बेंच है वो 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, और 11 न्यायाधीशों की बेंच ये इस निष्कर्ष पे पहुंचती है, उसमें से 6 न्यायाधीश और 5 न्यायाधीश का जजमेंट निकलता है, यानी बहुमत 6 की तरफ था, और 5 न्यायाधीश, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जजमेंट था वो 6-5 का जजमेंट था, या 6-5 का जजमेंट था। इस जजमेंट में, यानी गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 368 के अंतर्गत, क्योंकि पिछले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान संशोधन की जो विधि है वो आर्टिकल 13 के सेकंड के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो आर्टिकल 13 के सेकंड के अंतर्गत जिस विधि की बात की गई वो संपूर्ण विधि है, उसमें संविधान संशोधन भी शामिल है। अर्थात संविधान संशोधन अगर किया जाता है तो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि 368 के तहत भाग 3 में परिवर्तन का अधिकार नहीं है, यानी 368 के अंतर्गत अगर 368 के को आधार बनाते हुए जो हमारी संसद है, संसद भाग 3 में कोई परिवर्तन करती है तो वो अधिकार संसद को नहीं है, पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी यहाँ पर संसद को शक्ति नहीं दी गई है, अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना जो फैसला है वो फैसला जो पूर्ववत जो फैसला था उसमें परिवर्तन किया है,
और ये माना है कि जो सभी विधियां हैं वो आर्टिकल 13 के सेकंड के अंतर्गत आती हैं, है ना। आर्टिकल सेकंड में जो भी जिस विधि की बात की गई, संपूर्ण जो विधियां हैं वो आर्टिकल 13 के सेकंड के अंतर्गत आती हैं। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि अगर मौलिक अधिकारों में कोई उल्लंघन होता है और संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो मौलिक अधिकारों से आधारित जो संशोधन है वो मान्य नहीं होगा। और इस तरीके से ये जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया और इस फैसले से जरूर ये फैसला सरकार के खिलाफ था, तो सरकार को भी कुछ कदम उठाने थे। इसीलिए उस समय की जो तात्कालिक सरकार थी, इंदिरा गांधी, बाद में इंदिरा गांधी सरकार आती है और इंदिरा गांधी सरकार संविधान में फिर एक अमेंडमेंट करती है, जिस अमेंडमेंट को हम 24वें नंबर का संविधान संशोधन कहते हैं 1971 में। अर्थात यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है और दूसरी तरफ सरकार खड़ी है और इन दोनों के बीच एक अंतर्द्वंद स्टार्ट हो चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि संसद को असीमित अधिकार नहीं है या मौलिक अधिकारों में कोई कमी बेसी नहीं की जा सकती है, कोई कटौती नहीं की कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जबकि संसद ये कह रही है कि उसके पास असीमित अधिकार है, क्योंकि उसके पास संविधान में संशोधन करने की पावर है और संविधान में संशोधन किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसीलिए संसद के द्वारा 24वें नंबर का संविधान संशोधन आता है, जिसे हम 1971 में देखते हैं। और इसमें एक चीज़ स्पष्ट की गई कि 368 में 2 खंड जोड़ दिए गए। 368 जिसे हम संविधान संशोधन कह रहे हैं, उसके अंतर्गत 2 खंड और जोड़े गए और इन 2 खंडों में स्पष्ट किया गया कि अगर संविधान में कोई संशोधन होता है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस तरीके से एक तरफ सरकार कह रही है कि संविधान में संशोधन वो करेगी तो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने 24वें नंबर का संविधान संशोधन किया है। अब हम सबसे चर्चित केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा है, ये वर्ष 1973 में सुप्रीम कोर्ट में आता है। सबसे पहले तो ये देख लेते कि इस केस की पृष्ठभूमि क्या थी। केशवानंद जी की अगर हम बात करें तो ये केरल राज्य के अंतर्गत एक जिला है, जिस जिले का नाम कासरगोड है। इसमें एक मठ बड़ा फेमस है, जिस मठ का नाम इरनीड मठ है। तो इस मठ के मठाधीश थे केशवानंद जी, और इस मठ के पास लगभग 400 एकड़ इनके पास ज़मीन थी। और केरल जो सरकार है वो लगभग 300 एकड़ ज़मीन इस मठ से लेकर लीज पर दे देती है। इस चीज़ के खिलाफ केशवानंद जी सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में मुकदमा डालते हैं और उसके बाद ये मुकदमा ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट आता है वर्ष 1973 में। आज तक की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो पीठ है वो 13 न्यायाधीशों की पीठ इस मुकदमे में बैठते हैं या इस मामले में बैठती है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्य न्यायाधीश उस समय सीकरी थे, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो 7-6 का जो जजमेंट है, 7 न्यायाधीश एक पक्ष में थे और 6 न्यायाधीश विपक्ष में गए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें 13 न्यायाधीशों में 7-6 के हिसाब से जजमेंट आया। और उस जजमेंट में अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान में संशोधन करने की पावर स्वाभाविक है, पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 13 का जो सेकंड है, जो ये कहता है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। उसमें चीज़ स्पष्ट की गई कि जो विधि है उस विधि में संविधान संशोधन की विधि शामिल नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प, अपने इस फैसले में एक दिलचस्प बात सामने रखी है, जिसमें नाम आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी मूल ढांचे का। तो पहली बार हम ये देखते हैं कि मूल ढांचे की परिकल्पना या जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में आता है। और ये जो मूल ढांचा है, एक लोकतंत्रात्मक जो देश है, उस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट आज भी मूल ढांचे में मानता है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस मूल ढांचे की का एक्सप्लेनेशन करता है या उसकी व्याख्या करता है। आगे हम किसी दिन मूल ढांचे पर भी डिस्कस करेंगे कि मूल ढांचे में कौन कौन सी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मानी है, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे में कौन कौन सी बातों को शामिल अब करेगा या भविष्य में करेगा। तो इस तरीके से मूल ढांचे की परिकल्पना आती है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डेट 24 अप्रैल 1973 की है। तो 24 अप्रैल 1973 की डेट को एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा मानी जाती है। इस डेट से पहले जो भी मामले आए होंगे उन मामलों पर ये जो नियम है या जो जजमेंट है लागू नहीं हो, लेकिन इसके बाद
कि जो भी मामले आएंगे उन मामलों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यानी यहाँ से एक लक्ष्मण रेखा बन गई, इसके बाद के जो मामले हैं उन मामलों के लिए एक बुनियाद बन गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो यानी इसके बाद अगर संसद कभी भी संविधान में अगर संशोधन करती है और सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि मूल ढांचे में परिवर्तन आना है तो वो उस फैसले को निरस्त कर सकती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मूल ढांचे की परिकल्पना दी है और ये हमें ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1973। तो 24 अप्रैल 1973 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक जजमेंट सुनाया है। ये 7-6 का जजमेंट था और अब अभी तक की ये सबसे बड़ी खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट की आज तक की बैठी है। जब केशवानंद जी ने यहाँ पे ये मुकदमा डाला था तो उन्होंने आर्टिकल 25 को भी आधार बनाया था। एक तो उन्होंने संपत्ति का आधार बनाया था कि संपत्ति का अधिकार उस समय फंडामेंटल राइट था और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को आधार बनाते हुए भी चुनौती दी थी। साथ ही साथ आर्टिकल 25 को भी उन्होंने आधार बनाया था क्योंकि ये धर्म की ज़मीन है, एक धार्मिक जो पीठ है, इन नीड जो मठ था उस मठ की ज़मीन थी। और इस तरीके से उन्होंने 2 आर्टिकलों को खास तौर पर आधार बनाया। इसमें आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था और आर्टिकल 19 का भी हिस्सा था संपत्ति का अधिकार, और दूसरा आर्टिकल 25 को भी इन्होंने आधार बनाया। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है। तो 24 अप्रैल की तिथि हमें जरूर ध्यान रखनी है। हालांकि ये 24 अप्रैल की तिथि हमें कहीं और भी ध्यान रखते हैं। 24 अप्रैल 1993 में जब पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू होती है, 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में, और इसीलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। एक अगर और ऐतिहासिक दिन की बात करें, 24 अप्रैल 1973 में सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी माने जाते हैं पूरी दुनिया में, उनका जन्मदिन भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1973 का उनका जन्म हुआ था। बहरहाल ये संविधान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग विषय है। तो 24 अप्रैल 1973 का दिन हमें जरूर ध्यान रखना है। संविधान के लिए ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस दिन आज तक का सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार ने भी 42वें संविधान संशोधन को ले आई 1976 में, और इसमें 368 यानी जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के इस आर्टिकल में 2 खंड जोड़े, 368 का चौथा खंड और 5वां खंड इस तरीके से जोड़ा, और उसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अगर संसद किसी भी हिस्से में संशोधन करती है तो उसे मूल ढांचे का हिस्सा न माना जाए। अर्थात इस संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने, उस समय की जो सरकार है, उसने ये साबित करने का प्रयास किया कि हम मूल ढांचे नाम की किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से 368 का 4 और 368 का 5 संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप। और इसी को आगे फिर चुनौती दी जाती है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो मामला है 1980 में आता है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट फिर अपना फैसला सुनाता है कि 368 का जो खंड 4 है और 368 का जो खंड 5 है वो असंवैधानिक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी वाद आए हैं। इनमें हमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला बनता है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आता है। और हाल ही में वर्ष 2000 अगर हम 20 की बात करें तो लगभग 6 सितंबर की वो डेट है, 6 सितंबर 2020 में केशवानंद जी का देहांत होता है। तो केशवानंद जी को कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि संविधान के रक्षक की संज्ञा भी देते हैं, और 2020 में केशवानंद जी का देहांत हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐतिहासिक कुछ फैसले आए हैं जिसमें